Overhead denotes aggregate of indirect material, indirect wages, indirect expenses, and can be further classified as factory overhead, office and administration overhead, selling and distribution overhead. अगर ये ओवरहेड इनडायरेक्ट खर्चा है तो इनडायरेक्ट खर्चा को हम लोगों को मेन खर्चा यानी प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, ताकि हम लोग प्रोडक्ट के हिसाब से ओवरहेड को भी रिकवर कर पाएँ। तो इसलिए हम लोगों को ORR यानी ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ORR निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप है कॉस्ट एलोकेशन, दूसरा स्टेप है कॉस्ट अपोर्शनमेंट, तीसरा स्टेप है कॉस्ट रीअपोर्शनमेंट। तो कॉस्ट एलोकेशन जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल होता है उसको हम लोग डायरेक्टली अलॉट कर देते हैं। कॉस्ट अपोर्शनमेंट एलोकेशन के बाद जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम लोग अपोर्शन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, नीचे दिया हुआ है। अगर रेंट रहा तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया फ्लोर स्पेस, अगर डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रहा तो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन रिपेयर और बिल्डिंग रहा तो हम लोग एरिया ऑफ बिल्डिंग के अनुसार से बांटते हैं। लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, रेडिएशन सेक्टर एंड एरिया, पावर चार्जेस, किलोवाट आवर, मेगावाट आवर, HP, स्टोर एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, कैंटीन एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर, सुपरविजन चेंजेस, जनरल एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। अब आता है स्टेप 3 कॉस्ट रीअपोर्शनमेंट। जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड अभी होगा उस सर्विस डिपार्टमेंट को हम लोग वापस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लाना होगा, तभी जाकर के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हम लोग को कॉस्ट पता चलेगा, तब हम लोग ओवरहेड रिकवरी रेट निकालेंगे, तब जाकर के हम लोग ओवरहेड रिकवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले रीअपोर्शनमेंट अगर हम लोग को ओवरहेड सर्विस डिपार्टमेंट करना है तो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या तो रीअपोर्शन ओनली अमाउंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या तो रीअपोर्शनमेंट ओनली अमाउंट प्रोडक्शन एंड अदर सर्विस डिपार्टमेंट। तो अगर ओनली अमाउंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा तो उस केस में हम लोग उस मेथड को बोलेंगे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बट इन केस अगर रीअपोर्शनमेंट अमाउंट प्रोडक्शन एंड अदर सर्विस डिपार्टमेंट में होगा तो दो प्रोसेस है, रेसिप्रोकल बेसिस, नॉन रेसिप्रोकल बेसिस। रेसिप्रोकल बेसिस में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आएगा एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड आएगा, लेकिन इन केस ऑफ नॉन रेसिप्रोकल बेसिस में स्टेप डाउन या स्टेप लेथर मेथड आएगा। अब इंपॉर्टेंट बात और याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि we should not consider direct material, direct wages, direct expenses of production department since it forms part of prime cost. However, we should consider direct material, direct wages, direct expenses of service department since it is indirect in nature from company's perspective. Now moving to next slide. अब रेसिप्रोकल मेथड में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आता है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे रिपीटेडली। यहाँ पर देखिए एक HD डिपार्टमेंट को हम लोग तीनों डिपार्टमेंट में बांट रहे हैं, फिर अगला HD डिपार्टमेंट को हम लोग तीनों डिपार्टमेंट में बांट रहे हैं। यहाँ पर एक स्मॉल एग्जांपल है, उस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। तो इस मेथड में आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है ऑन रिपीटेड बेसिस, लेकिन एग्ज़ाम में क्या आप रिपीट करते जाओगे? नहीं, एग्ज़ाम के लिए ओनली 3 साइकिल तक बना अनलेस मेंशन्ड। अब बात करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड बहुत कारगर साबित होता है क्योंकि इससे आपको HD1 या फिर HD2 का एक एब्सोल्यूट अमाउंट मिलता है जिसको आप डायरेक्टली PD1 या PD2 में बांटते हो और काम खत्म हो जाता है। देखिए इस एग्जांपल में देखिए कि HD1 में 50%, 30%, 20% के हिसाब से अपोर्शनमेंट होता है और HD2 का 40%, 30%, 30% के अनुसार से अपोर्शनमेंट होता है। लेकिन जब आप HD1 को अपोर्शन करोगे तो तीनों डिपार्टमेंट में करोगे तो तीनों डिपार्टमेंट में HD2 में भी कुछ पोर्शन HD1 का चला जाता है और फिर बाद में जब HD2 को अपोर्शनमेंट करोगे तो HD2 का कुछ पोर्शन HD1 में भी आ जाता है। इस वजह से थोड़ा क्लमजी हो जाता है, जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले ही x लेते हैं यानी टोटल ओवरहेड ऑफ HD x लेंगे और टोटल ओवरहेड ऑफ HD2 y लेंगे और x में हम लोग x का अमाउंट तो लिखेंगे ही और y का जो अमाउंट बाद में आने वाला है उसको भी हम लोग पहले ही लिख लेंगे, यानी 30% जो बाद में आने वाला है उसको हम लोग पहले ही लिख लेंगे 30% ऑफ y। इसलिए हम लोग 3 लाख प्लस 0.3 y लिखे हैं और y में लिखे हैं 2 लाख प्लस 0.2x। इस वजह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल ओवरहेड निकल जाएगा HD1 का HD2 का। अब बस उस टोटल ओवरहेड को हम लोग बांट देंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉन रेसिप्रोकल बेसिस और स्टेप डाउन मेथड, स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड का मतलब कि हम लोग लैडर के अनुसार से रीअपोर्शनमेंट करेंगे। जैसे शुरुआत में HR को हम लोगों ने चारों डिपार्टमेंट में बांटा, फिर मेंटेनेंस को हम लोगों ने तीनों डिपार्टमेंट में बांटा और लास्ट में जो भी डिपार्टमेंट है उसको हम लोगों ने 2 ही डिपार्टमेंट में बांटा।
इस तरह से रीअपोर्शनमेंट हो गया नॉन रेसिप्रोकल बेसिस पर। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ORR और OAR। ORR मतलब ओवरहेड रिकवरी रेट, OAR मतलब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, तो बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंटू 100। अगर डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट के बेसिस पर, तो बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट इंटू 100। अगर प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे, तो बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड प्राइम कॉस्ट। अगर लेबर आवर के बेसिस पे, तो बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड लेबर आवर। अगर मशीन आवर के बेसिस पे, तो बजटेड ओवरहेड बाय बजटेड मशीन आवर। तो ORR भी हम लोग दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं, एक सिंगल और ब्लैंकेट ORR या फिर मल्टीपल और डिपार्टमेंटल ORR। सिंगल और ब्लैंकेट ORR में हम लोग सारा डिपार्टमेंट का एक साथ ही ओवरहेड जोड़ देते हैं और एक साथ ही सारा लेबर आवर को जोड़ देते हैं, ताकि हम लोगों को लेबर आवर एक यूनिट मिल जाए और हम लोग हर बार उसी से रिकवर करें। लेकिन मेथड 2 में है कि हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट होता है, अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट से हम लोग उसको रिकवर करेंगे। तो ये दो तरीका होता है, सिंगल और ब्लैंकेट रेट, यानी सबको मिला जुला दिए, या मल्टीप्लाई डिपार्टमेंट ओवरहेड, डिपार्टमेंट के अनुसार से रेट डिस्कवर किए। अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, सबसे पहले ये बजटेड ओवरहेड देखो, फिर बजटेड लेबर आवर देखो, फिर बजटेड ORR देखो, कुछ ORR निकल जाएगा बजटेड, फिर एक्चुअल लेबर आवर देखो, फिर ओवरहेड रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर देखो। अगर बजटेड ORR 5 था और एक्चुअल लेबर आवर 1,90,000 हुआ है, तो ओवरहेड रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर 9,50,000 होगा। अब देखो एक्चुअल ओवरहेड पेड या इनकर्ड हुआ कितना है, तो 9,70,000। तो यहाँ अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड हो चुका है 20,000 का। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। अगर मान लिया जाए कि अंडर या ओवर रिकवरी हुआ है दो कारण की वजह से, नॉर्मल कारण की वजह से, अब नॉर्मल कारण की वजह से। अगर अब नॉर्मल कारण की वजह से होता है, जो कि एग्जाम्पल है डिफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग, तो वो कॉस्टिंग PL में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल कारण की वजह से हुआ है, तो हम लोग उसके गुड यूनिट से उसको एब्जॉर्ब करेंगे। उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है, एक बार पढ़ लो।